Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will continue the topic of transformer. और जिस तरह से हमने ट्रांसफार्मर को डिटेल से समझा अपने प्रीवियस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर की टाइप्स को समझने वाले हैं और एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर को समझने वाले हैं. सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक. नाउ पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ के आया ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है या स्टेप डाउन कर रहा है. तो सबसे पहले आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपके पास क्या है कि इट स्टेप अप्स द वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज को ज्यादा करवाएगा, राइट. और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से ऑलरेडी समझ गए हैं कि जहां पर वोल्टेज स्टेप अप होगा, राइट, वही ट्रांसफार्मर करंट को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो आपके पास जो बेसिक चीजें हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए वो ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल must be greater than the number of turns in the primary coil, because आपने आउटपुट हमेशा सेकेंडरी के अक्रॉस लेना है, राइट. तो आउटपुट वोल्टेज भी आपको सेकेंडरी से ही मिलना है. सो यहां पर वोल्टेज का ज्यादा होने का क्या मतलब है कि आपने सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखने हैं. सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, राइट डियर स्टूडेंट. दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी को ज्यादा रखवाते हो एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, सो व्हाट हैपेंस, the voltage, or I should say the EMF over here in the secondary is greater than the EMF or voltage in the primary. और करंट जो है वो उल्टा हो जाता है, right dear students. So करंट जो है वो प्राइमरी में ज्यादा होगा as compared to secondary, because we know the equation that was actually like this, that EMF or voltage in the primary divided by EMF, right, divided by EMF in the secondary is equal to number of turns in the primary divided by number of turns in the secondary. और इसी तरह का एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास आया था, वो कुछ इस तरह से था that current in the secondary divided by current in the primary is actually equal to number of turns in the primary divided by number of turns in the secondary. So अगर आप इस इक्वेशन को देख लो तो करंट्स का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इनवर्स ताल्लुक बनता है. So जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वहां पर करंट कम, राइट स्टूडेंट्स. सो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि वोल्टेज ने स्टेप अप हो जाना है जबकि करंट स्टेप डाउन हो जाएगा, राइट. दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स कहां पर यूज किया जाता है, डैम्स में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट. और फिर इसी को अब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ लिंक करने लगे हैं थोड़ी देर बाद. सो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को. सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है, बिल्कुल उल्टा है स्टेप अप का. यहां पर वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है जबकि वहां पर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है. सो अगर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है इसका मतलब है करंट को स्टेप अप किया जा रहा है. सो हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल. सो जब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस भी कम, यानी कि वोल्टेज कम और करंट ज्यादा. सो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन द प्राइमरी. सो वोल्टेज इन द सेकेंडरी, जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है यहां पर, बिकॉज याद रखिएगा आउटपुट हम हमेशा सेकेंडरी के क्रॉस लेते हैं और इनपुट हम हमेशा प्राइमरी को अप्लाई करते हैं. सो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी विल बी लेस, राइट, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एंड द करंट विल बी ग्रेटर इन द सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और ये कहां पर यूज किया जाता है, ये आपके आम जो स्ट्रीट के क्रॉस जो आपको ट्रांसफार्मर्स लगे हुए नजर आते हैं, ये वो ट्रांसफार्मर है जो कि एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. अब इन दोनों को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं. सो होता ये है कि डैम्स में, राइट, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट, वहां पर आपके पास एक एसी टरबाइन या एसी जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, राइट. उसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप करवाते हैं, राइट, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं. क्यों हम ऐसे करते हैं, बिकॉज हमें उस इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना होता है. और दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए हमने क्या करना है, हमने वोल्टेज बढ़ानी है ताकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ज्यादा हो. बिकॉज व्हाट इज वोल्टेज और व्हाट इज ईएमएफ, इट इज एक्चुअली नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि कितना वर्डन हो रहा है चार्जेस पर. सो जब यहां पर आप वोल्टेज को स्टेप अप कर दोगे, यानी कि यहां पर वोल्टेज कम और आपने यहां पर वोल्टेज को ज्यादा करवा दिया, सो यहां से अब जो वोल्टेज है वर्डन पर यूनिट चार्ज वो ज्यादा हो रहा है. सो दूर दराज इलाकों तक हम क्या कर सकते हैं, करंट को या आई शुड से इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और जहां पर वोल्टेज स्टेप अप हो जाए,
तो वहां पर करंट क्या हो जाता है, स्टेप डाउन, राइट। और यहां पर अगर आप देख लो, सो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू जो कि आपको नजर आता है दूर दराज इलाकों तक जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, सो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू चूंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, सो हम चाहते हैं कि वर्ड पर यूनिट चार्ज ज्यादा हो, राइट। सो यहां से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, और जब वो ट्रांसमिशन लाइंस हमारे इलाकों तक पहुंचती है, राइट, सो याद रखिएगा यहां पर अगर लेटेस्ट से मैं कह दूं कि यहां पर जो वोल्टेज था जो डैम्स में जनरेट हो रहा है वो लेटेस्ट से है 220 वोल्ट्स, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को 220 वोल्ट्स मिल रहा है, और इसको स्टेप अप कर दिया जाता है मोर देन 32,000 वोल्ट्स, राइट। सो यहां पर इसको स्टेप अप कर दिया जाता है मोर देन 32 के वोल्ट्स, के मींस किलो वोल्ट्स, 32,000 वोल्ट्स, राइट। अब जब ये वोल्टेज इधर आता है, सो याद रखिएगा इस वोल्टेज को आप डायरेक्टली अपनी अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके अप्लायंसेस जो है वो रन करते हैं ऑन 220 वोल्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टेप इट डाउन, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो फिर यहां पर आप इसको दो स्टेप्स में क्या करते हो, स्टेप डाउन करते हो। नंबर वन, सबसे पहले ये लाइंस आती है किधर, ग्रिड, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ ग्रिड में दो काम होते हैं। नंबर वन, एक काम होता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस चीज की, वायर्स की, राइट, कि हमने क्या करना है, हमने इसे मुख्तलिफ इलाकों में, एक ही शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों तक जो है ट्रांसमिशन लाइंस को डिवाइड करना है और जो है इलेक्ट्रिसिटी को फराहम करना है। सो एक तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, नंबर वन। दूसरा यहां पर क्या किया जाता है कि इसी 32 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन करवाया जाता है बाय कनेक्टिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो इसको स्टेप डाउन करवाया जाता है, लेट अस से इसको स्टेप डाउन करवा दिया गया टू 11,000 वोल्ट्स या 11 के वोल्ट्स, राइट। सो दूसरा काम क्या किया जाता है, स्टेप डाउन। सो एक फेज जो है वो स्टेप डाउन करने का हो गया कि वो 32 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट तक जो है वो क्या कर दिया गया, स्टेप डाउन करवा दिया है, ठीक है। अब ग्रिड से वापस क्या चाहते हैं, लाइंस जाती हैं आपके इलाकों तक, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई। सो लेट अस से आपके इलाके तक जब वो आता है तो आपके इलाकों में तो कितनी आ रही है, 11,000 वोल्ट्स, यानी कि 11 केवी। अब आपने मजीद 11 केवी को फिर से एक मर्तबा स्टेप डाउन करना है। देखिए स्टेप डाउन का अमल दो मर्तबा हुआ, एक ग्रिड में फ्रॉम 32 केवी टू 11 केवी, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। अब जब ये आपके इलाकों तक ये ट्रांसमिशन लाइन आती है, राइट, सो आपके इलाकों में भी हर एक स्ट्रीट के ऊपर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, राइट। अब आपने उस 11 केवी को मजीद स्टेप डाउन करना है फ्रॉम 11 केवी टू व्हाट, टू 220 वोल्ट्स, ताकि आप क्या कर सको, आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहां पर क्या कर सको, रन कर सको। दिस इज लोड, जो कि हम क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर अब क्या होता है कि यहां पर 11 केवी को मजीद स्टेप डाउन करवाया जाता है इनटू 220 वोल्ट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब यह है कि जिस अमाउंट से वोल्टेज को स्टेप डाउन किया गया है, तो उसी अमाउंट में आप देखोगे कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को भी कम रखा गया होगा एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को इंटेंशनली कम रखवाया जाता है ताकि वोल्टेज क्या हो जाए, स्टेप डाउन हो जाए, और यहां पर करंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स कि आपके पास डैम से बनने वाली बिजली जो कि उसको दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना होता है, तो उसको स्टेप अप कराया जाता है। फिर जब वो आपके इलाकों तक पहुंच जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेप डाउन के लिए उसे ग्रिड तक लाना पड़ता है। सो ग्रिड में उसे एक मर्तबा स्टेप डाउन करना पड़ता है, और फिर ग्रिड से जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मुख्तलिफ इलाकों में जाए, सो आपके पास आपके इलाकों में जो ट्रांसमिशन लाइंस आएंगी, तो वो लेटर से 11 केवी है, अब उसको आपने मजीद स्टेप डाउन करना है टू 220 वोल्ट्स। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं होता, जिसकी रेटिंग 220 वोल्ट्स नहीं है, लेटर से 110 वोल्ट्स है, सो इसका मतलब यह है कि आप अपने घर में वो लोड जो है वो डायरेक्टली 220 वोल्ट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। आपने अब मजीद यहां पर एक स्मॉल सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है, जिस तरह के हम बहुत सारे जापानीज या अमेरिकन जो अप्लायंसेस होते हैं वो एक्चुअली 110 वोल्ट्स पे ऑपरेट होते हैं। सो इसका मतलब यह है कि अगर आपने वो यहां पर ऑपरेट करवाना है, तो आप डायरेक्टली यहां पर इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर 220 वोल्ट्स है। सो आपने इस 220 वोल्ट को मजीद स्टेप डाउन करना है इनटू 110 वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। जिस तरह से आप अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज करते हो ना, मोबाइल फोन्स को चार्ज करने के लिए आपको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, बल्कि
कम वोल्टेज चाहिए, राउंड अबाउट 4 to 5 वोल्ट्स, राइट? बिकॉज अगर आप कभी भी अपने मोबाइल फोन्स की बैटरी देख लो तो उसके ऊपर राउंड अबाउट 4 to 5 वोल्ट्स लिखा होगा। सो क्या होता है कि जो एडेप्टर होता है उसके अंदर एक स्मॉल सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, और वो क्या करता है, वो 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करवाता है टू 4 to और 5 वोल्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर डिवाइस की, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बोर्ड पे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, let us understand energy losses in transformer. So पहला जो हमारे पास एनर्जी लॉस है जिसको हम स्टडी नहीं करने जा रहे हैं वो है फ्लक्स लीकेज, और आप इसे फ्लक्स लिंकेज भी कह सकते हैं, राइट? सिंपल बात है, लिंकेज जितना ज्यादा होगा लीकेज उतना ही कम होने वाला है, राइट? कैसे, देखते जाएं। फ्लक्स लीकेज या लिंकेज क्या बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंजिंग फ्लक्स फ्रॉम अ प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आपके सामने कहूं, सो यहां पर अगर आप देख लो, सो देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, right? And that change of flux in the primary coil will be felt by the secondary coil as well. So change in flux का कितना हिस्सा ये सेकेंडरी कॉइल क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि वहां पर जो टोटल चेंजिंग फ्लक्स है उसका कितना परसेंटेज जो है ये वाला कॉइल यानी कि सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंकेज। कौन सा लिंकेज? जो कि प्राइमरी कॉइल का चेंजिंग फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ, राइट डियर स्टूडेंट? सो जितना ज्यादा लिंक होगा उतना ही लीकेज कम हो, यानी फ्लक्स लीक नहीं हो रहा, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज हाउ वी से कि लिंकेज जितना ज्यादा होगा लीकेज उतना ही कम होगा। सो दोनों ही आप कह सकते हो इस तरह से। अब इस लॉस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? हम ये चाहते हैं कि जो भी चेंजिंग फ्लक्स आ रहा है फ्रॉम अ प्राइमरी कॉइल उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो सेकेंडरी कॉइल महसूस करे, बिकॉज सेकेंडरी कॉइल जितना ज्यादा से ज्यादा चेंजिंग फ्लक्स महसूस करेगा उतना ही आपको आउटपुट में वोल्टेज या ईएमएफ ज्यादा मिलना है, यानी कि एनर्जी लॉस कम हुआ, राइट? अब हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चेंजिंग फ्लक्स का सेकेंडरी कॉइल महसूस करे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम रेमेडी ये करते हैं, इलाज ये करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल को बिल्कुल प्राइमरी कॉइल के बीचों बीच रख देते हैं कंसेंट्रिकली, राइट? यानी कि जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि हम सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के दरमियान में रख देते हैं ताकि प्राइमरी कॉइल के अंदर आने वाला जो चेंजिंग फ्लक्स है उसका ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल क्या कर सके, महसूस कर सके, ताकि हमें आउटपुट ज्यादा मिले। लेकिन याद रखिएगा, हम सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के अंदर रखते हैं लेकिन दोनों अभी भी इंसुलेटेड ही होंगे फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम द कोर एज वेल, जिस कोर के ऊपर आपने उसको वाउंड किया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी लॉस पर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग स्लैश कॉइल। जो दो वाइंडिंग्स हम यूज कर रहे हैं यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी, जाहिर सी बात है वो आपके पास एक कंडक्टर से ही बने हुए हैं और कंडक्टर की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, राइट डियर स्टूडेंट्स? अब उस रेजिस्टेंस की वजह से जाहिर सी बात है आपके पास कुछ अनवांटेड हीट डेवलप होगा, राइट? जो कि हम नहीं चाहते, देयर विल बी अ पावर लॉस या एनर्जी लॉस। सो उसका आपके पास इलाज क्या है, रेमेडी क्या है? आई मीन हाउ कैन वी मिनिमाइज दिस एनर्जी लॉस? बिकॉज उसको खत्म हम नहीं कर सकते, जो भी आप वायर यूज करोगे उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सिमिलरली यहां पर भी आप इस एनर्जी लॉस को खत्म नहीं कर सकते, राइट? हाँ, आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो, राइट? आप उसे रेमेडी कर सकते हो कुछ हद तक। सो रेमेडी करने का यहां पर क्या तरीका है कि हम एक ऐसा कंडक्टर यूज करें, एक ऐसे कंडक्टर से वाइंडिंग्स बनाए कि जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम हो, राइट? और कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा हो एंड ऑल्सो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, राइट? जितना वो मोटा वायर होगा यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, तो आप देखोगे कि चार्जेस के फ्लो की अपोजिशन थोड़ी सी कम होगी। So that is how we can remedy this energy loss. Now the third energy loss is eddy currents. Now what is eddy current? Eddy current is nothing but an induced current. लेकिन कौन सा induced current? जो कि ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर इंड्यूस हो रहा है। देखिए, अगर आप यहां पर देख लो, so there will be a change in flux. फ्लक्स ने ज्यादा और कम होते जाना है बिकॉज उधर से जो इनपुट आ रहा है वो एक एसी इनपुट है, अल्टरनेटिंग करंट इनपुट है। सो यहां पर आपके पास करंट में चेंजेस की वजह से फ्लक्स ज्यादा और कम, और वो चेंज इन फ्लक्स इस कोर के थ्रू सेकेंडरी कॉइल जो है वो महसूस कर रहा है। तो यहां पर एक करंट इंड्यूस हो रहा है जो कि हमारा डिजायर्ड करंट है, जो कि हम चाहते हैं, राइट? लेकिन ये चेंज इन फ्लक्स
सिर्फ सेकेंडरी कॉइल तो महसूस नहीं कर रहा, बल्कि ये दोनों कॉइल्स या दोनों वाइंडिंग्स जिस कोर के अराउंड आपने क्या की है, वाउंड की है, वो कोर बजाते खुद भी ये चेंज इन फ्लक्स क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, यानी कि दिस आयरन कोर। राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड आयरन के अंदर या इस आयरन निकल को एलॉय के अंदर यहां पर स्टील भी यूज किया जा सकता है। राइट, इसके अंदर भी करंट्स ने इंड्यूस होना है, बिकॉज ये भी चेंज इन फ्लक्स क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। एंड ये जो इंड्यूस करंट है इसे हम कहते हैं एडी करंट्स, जो कि हम नहीं चाहते। तो देखिए यहां पर दो तरह के इंड्यूस करंट्स हैं। नंबर वन, एक वो इंड्यूस करंट है जो कि इस रेड वायर में इंड्यूस हो रहा है, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, जो कि हम चाहते हैं। राइट, और एक वो इंड्यूस करंट है जो कि इस कोर के अंदर बहेगा। राइट, आयरन कोर के अंदर। राइट, अब यहां पर दो इंड्यूस्ड करंट्स हैं। राइट, लेकिन वो वाला इंड्यूस्ड करंट जो कि कोर के अंदर है वो अनवांटेड है। हम नहीं चाहते कि कोर के अंदर करंट फ्लो हो, बिकॉज वो हमारे क्या कर रहा है, हमारी एनर्जी को लॉस करवा रहा है, वो वहां पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो याद रखिएगा, एडी करंट्स जो है ये वो इंड्यूस्ड करंट्स हैं जो कि अनवांटेड हैं, जो कि अनडिजायर्ड हैं, जो कि एक्ट कर रहे हैं एज अ पैरासाइट। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो जब कभी भी इंड्यूस करंट, एक ऐसा इंड्यूस करंट हो जो कि आपका क्राइटेरिया हो या जिसको आप चाहते हो, तो आप उसे सिर्फ इंड्यूस करंट ही कहोगे। लेकिन अगर एक ऐसा इंड्यूस करंट है जिसको आप नहीं चाहते, तो फिर आप उस इंड्यूस करंट को एडी करंट्स का नाम दे देते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको रेमेडी करने का तरीका क्या है, कैसे इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कोर के अंदर हम कैसे इस करंट को कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते। सो कम हम ऐसे करते हैं कि हम कोर को बनाते हैं बाय स्टैकिंग टुगेदर लैमिनेटेड शीट्स ऑफ आयरन। जिस तरह से आपको दिख रहा है कि हम क्या करते हैं, शीट्स लेते हैं आयरन की, स्मॉल स्मॉल, राइट, इंतहाई थिन, और उनके ऊपर हम लैमिनेशंस पेंट करवाते हैं। लैमिनेशन इज काइंड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। सो होता क्या है कि जब एक स्मॉल शीट के अंदर करंट इंड्यूस होगा, यानी कि एडी करंट, सो वो एक्चुअली दूसरे शीट के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकेगा, बिकॉज दरमियान में क्या है, लैमिनेशंस हैं। जस्ट लाइक दिस, अगर आप देख लो यहां पर, सो यहां पर अगर आप देख लो, दिस इज अ सॉलिड कोर। राइट, और उसी कोर को अगर मैं इस तरह शीट से बना दूं, जो कि ये एक एक खाना आपको एक एक शीट बता रहा है, सो यहां पर जब करंट इंड्यूस होना है, यानी कि एडी करंट, तो वो यहां पर आराम से मूव कर सकता है। लेकिन यहां पर दरमियान में आपने क्या लगाया हुआ है, दरमियान में आपने लैमिनेशंस लगाए हैं, लैमिनेशंस। राइट, मतलब यह है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि करंट को इस साइड से उस तरफ जाने नहीं देता और उस तरफ से इस तरफ आने नहीं देता। तो जो करंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इस एक शीट के अंदर, राइट, लैमिनेटेड शीट के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप होकर रह जाते हैं, बिकॉज दरमियान में जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल के जरिए से आपने लैमिनेशंस करवाई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ कैन वी रेमेडी दैट, वी मेक अ कोर फ्रॉम अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल लैमिनेटेड शीट्स ऑफ आयरन, ताकि एडी करंट्स को हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ एनर्जी लॉस को समझने के लिए हम जाएंगे अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Now, dear students, let us understand the fourth energy loss. That is magnetic hysteresis loss. Now, hysteresis का मतलब है lagging behind. Okay? It means पीछे रहना, lagging behind. ठीक है, dear students? Now, what does this mean? याद रखिएगा, जब आपके पास changing magnetic flux हो, right? Because आपने primary coil को AC source supply किया हुआ है, और AC source means changing current. Changing current means changing magnetic flux and there will be an induced EMF. Now induced EMF जो है या eddy currents जो है, वो आपके पास जो है वो क्या हो रहे हैं, वो कोर के अंदर भी है और सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी हो रहे हैं। लेकिन जो कोर है, राइट, यानी कि आयरन कोर, जिसके अराउंड आपने दोनों कॉइल्स को माउंट किया है, तो वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की कंटिन्यूसली डायरेक्शन को बदलने के साथ साथ, राइट, आपके पास उनके अंदर जो है कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन होती है और डीमैग्नेटाइजेशन होती है। जब भी आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, सो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को अपनी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करवाने की कोशिश करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो चूंकि कोर जो है वो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सो कोर के जो मैग्नेटाइजेशन है और फिर डीमैग्नेटाइजेशन, बिकॉज आपके पास नॉर्थ और साउथ वो कंटिन्यूसली अपने आप को बदलते रहते हैं, बिकॉज एसी करंट की पोलैरिटी बदलती रहती है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आपके पास उस कोर के अंदर कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन हो रही है, फिर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, और ये अमल जब बार बार चलता है,
सो जो डोमेन्स होते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स, उसका कुछ हिस्से जो है वो वापस उसी पॉइंट पर रह जाते हैं, जो कि आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, कम करवाते हैं, यानी कि आपको एनर्जी की लॉस होती है. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज इट इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ अ हीट ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन कोर. अब रेमेडी क्या है इसका, कैसे हम इस लॉस को कम कर सकते हैं? इस लॉस को हम कम कर सकते हैं बाय डूइंग व्हाट, बाय मेकिंग अ कोर ऑफ सच अ मटेरियल कि जिसकी हिस्टेरेसिस लॉस की वैल्यू कम हो, यानी कि उसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो, राइट. और ऐसे जो मटेरियल है वो जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, राइट. वो डीमैग्नेटाइजेशन के बाद या मैग्नेटाइजेशन के बाद अपनी जगह पर अड़े नहीं रहते, ठीक है स्टूडेंट्स. और उसकी जो एग्जांपल्स है वो है आयरन सिलिकॉन एलॉय एंड फेरस निकल एलॉय. और ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और हिस्टेरेसिस लॉस को आप बड़ी डिटेल से पढ़ोगे इन फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ोगे, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर की टाइप्स को समझा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जाती है स्टेप अप करके, और फिर वहां पर उसे स्टेप डाउन कैसे किया जाता है उसको हमने समझा. फिर हमने एनर्जी लॉसेस को समझा और उनकी मिनिमाइज करने की तरीकों को समझा, यानी कि रेमेडीज को समझा. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.